नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बात करेंगे कि किस तरीके से दुनिया में उठापटक मिडिल ईस्ट में खास तौर पर देखने को मिल रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे सत्ता की कुर्सी खसकते देख ट्रंप के हाथ पांव फूले हुए हैं। हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए अब वो ईरान के सामने घी के दिए जला रहे हैं, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अंगद का पैर जमा करके बैठ गया है। एक तरफ अमेरिकी सेना ने कमर्शियल जहाज को निशाना बनाकर के आग में घी डालने का काम कर दिया, दूसरी तरफ ट्रंप नए नए ऑफर देकर के बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कैसे भी सीजफायर हो जाए ताकि वे अपनी साख बचा सकें। अब अमेरिका ने ईरान को आखिरकार क्या नया ऑफर दिया है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहला जो ऑफर दिया गया है वो ये है कि ईरान 15 साल तक यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा। दूसरा ऑफर यह है कि 60% और 20% वाली यूरेनियम की संवर्धक क्षमता कम होगी। तीसरा ये कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी निगरानी IAEA के द्वारा करनी होगी। चौथा ये कि हॉर्मुज फिर से खुलेगा और ईरान जहाजों से टोल ले सकता है, यानी इसमें शर्तें भी है और इसके साथ साथ कुछ खुले हुए ऑफर भी है। पांचवा ये कि अमेरिका धीरे धीरे ईरान पर लगे हुए अपने प्रतिबंध को हटाएगा। छठा ये कि विदेश में ब्लॉक ईरान के $20 अरब अनफ्रीज करेगा। वहीं अमेरिका का ईरान को यह 7वां ऑफर है कि अमेरिका और ईरान के बीच में गैर आक्रामकता समझौता होगा। 8वां यह कि फारस की खाड़ी से अमेरिका की फौज पूरी तरीके से हटा दी जाएगी। तो ये तमाम शर्तों के साथ साथ नए नए ऑफर उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो नाको चने चबाने के लिए तैयार है। उसका सीधा संदेश है कि जब तक गल्फ ऑफ ओमान से अमेरिकी सेना पीछे नहीं हटती है तब तक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान के वार्ता से पीछे हटने पर अमेरिका ने क्या किया है, अब जरा आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से ईरानी जहाज पर फायरिंग की गई है अमेरिका की तरफ से। जहाज कब्जे में लिया गया अमेरिका की तरफ से और ब्लॉकेड तोड़ने पर यह एक्शन लिया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका बार बार उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। इसी वजह से ईरान भी भड़का हुआ नजर आ रहा है और ईरान ने तमाम शर्तें मानने के साथ साथ एक और शर्त लगा दी है और कह दिया है कि अब बातचीत की टेबल पर वो तभी आएगा जब अमेरिका तुरंत से हॉर्मुज को खाली कर चले जाएगा। ईरानी हमले के जवाब में ईरान ने क्या एक्शन लिया, जरा वो भी जानिए। सबसे पहले ईरान ने यह किया कि हॉर्मुज को बंद कर दिया और कह दिया कि इस पर सिर्फ हमारा कंट्रोल है। वहीं दूसरे राउंड की वार्ता नहीं करेंगे, ये उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है। संशय इसीलिए बना हुआ है कि बातचीत होगी या फिर से ये युद्ध विराम हट करके युद्ध चलना शुरू हो जाएगा। तीसरा ये कि अमेरिका हॉर्मुज से हटे तभी बातचीत होगी। ट्रंप के लिए यह स्थिति इधर कुआं उधर खाई वाली हो गई है। वो शांति का चेहरा ओढ़ करके मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति अपना रहे हैं, लेकिन ईरान अपनी चालों से अच्छी तरह वाकिफ है। अब देखना यह है कि ट्रंप का यह हवाई किला रहता है या वे इस मुश्किल वक्त में कोई नया दाव चलते हुए नजर आते हैं। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। ट्रंप बने कायर, मुस्तफा को दे रहे ऑफर। युद्ध विराम भंग, आगे और भीषण जंग। जारी है तनातनी, हॉर्मुज पर फिर ठनी। अविश्वास की खाई, फिर से होगी लड़ाई। डेडलाइन से पूर्व फायर, टूटा सीज फायर। अमेरिका बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़ रहा है और वो भी शर्मिंदा अपने ही देश के अपने ही लोगों के सामने। एक रिपोर्ट यहां तक कहती है कि ट्रंप को पसंद करने वाले लोग अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 37% है, जबकि 63% लोग ऐसे हैं जो कि उनके कामकाज को कतई पसंद नहीं करते। अब इसीलिए ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ट्रंप हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए बार बार ईरान को ऑफर दे रहे हैं?
इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर जनरल सुधाकर जी, भू राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ेंगे। कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमीत माकोड़े, ट्रंप समर्थक है, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगे। मोहम्मद हुसैन, ईरान मामलों की जानकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय सोई सर, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि आखिरकार ये जो बातचीत प्रस्तावित है, जिसमें अमेरिका तो अपना डेलीगेशन भेजने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन ईरान अभी तक अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। उसने अपनी शर्त लगा दी कि बातचीत की टेबल पर तभी आएंगे जब हम नाकेबंदी अमेरिका हटा लेगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि सर, ये बातचीत होगी या युद्ध विराम हटेगा और युद्ध की तरफ ये देश फिर से बढ़ेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या है, देखिए, बातचीत तो तब होगी जब कहीं दोनों पक्ष आपस में कुछ भरोसा हो, कुछ ना कुछ उम्मीद हो। और कहीं पे उम्मीद ही नहीं है तो फिर बातचीत किस लिए करेंगे? देखिए, ईरान ने हॉर्मुज पे से सैंक्शन प्रतिबंध हटाए 24 घंटे के लिए, परंतु अमेरिका ने लगाए रखे वहां पर, तो उसने फिर दोबारा लगा दिए। उसके बाद में उनके एक शिप पे हमला करके उसको कब्जे में ले लिया। कहीं ना कहीं जब आप एक बातचीत के किनारे पर आ रहे हैं, सीज फायर खत्म होने वाला, उसके पहले अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो एक दूसरे को भरोसा कैसे दिलाएंगे? अगर अमेरिका, मैं ये कहता हूँ, ईरान ने एक दिन के लिए हटाया, अमेरिका भी एक दिन के लिए मान लीजिए प्रतिबंध हटा देता कि ठीक है, हॉर्मुज खुला है, पूरा सबके लिए ओपन, तो सोचिए क्या एक अलग ही लेवल की बातचीत हो जाती। उन्होंने बंद रखा और फिर हमला कर दिया। और साथ साथ में ट्रम्प साहब के बयान आ रहे हैं बार बार कि अगर इन्होंने बात नहीं मानी तो मैं ईरान को मटियामेट कर दूंगा, उनके पावर सेक्टर को उड़ा दूंगा, उनके ब्रिजेस को उड़ा दूंगा, उनके शहरों को खत्म कर दूंगा। यानी कि आप जो है किसी की कनपट्टी पर पिस्तल रख के कह रहे हैं कि भैया तू साइन कर, नहीं तो उसे गोली मार दो। तो ये फिर कैसे? और ईरान की ये कहानी अलग है। वो कहते हैं भाई हम तुम्हारे ऊपर हमला हुआ, ये इस तरह की जोर जबरदस्ती हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो हर आदमी अलग तरह से सोचता है। उसको देखना पड़ेगा कि ईरान की सोच किस प्रकार से है, वहां के लोगों की विचारधारा कैसे है, क्या जैसे आप अमेरिका में सोचते हो क्या वो भी इसी प्रकार से सोचता है? यहीं पे एक बहुत बड़ा फर्क है। अपनी स्ट्रेटजी को आपको बनाना है, दुश्मन की क्या सोच है उसके हिसाब से आपको बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिरकार आगे अमेरिका और कौन कौन से ऑफर देते हुए नजर आता है कैप्टन श्याम कुमार, क्योंकि अमेरिका ऑफर से ज्यादा तो शर्तें एक बार फिर से लगाते हुए नजर आ रहा है कि आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और अगर आपने हमारी शर्तों को मान लिया तो हम आपके ऊपर से लगे हुए सारे सैंक्शन को हटा देंगे। यानी बातचीत जो पहले शुरू हुई थी मध्यस्थता में तुर्की के, कभी ओमान के, वो फिर से पाकिस्तान की मध्यस्थता में जस की तसी बनी हुई है, कुछ नयापन नहीं है उसमें। सर अनम्यूट करिएगा। जी देखिए मीनाक्षी, जय हिंद, सनो वरुणा। कुछ खास नहीं होने वाला फिलहाल, ये स्लो युद्ध है, और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो फिर से वापस ये युद्ध की दिशा में जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार भी जब आपसे बात हुई और कई बार इस पे बात हुई तो लोग को समझाते हुए मैं काफी हताशा महसूस करता हूं कि ये लड़ाई दूसरे तरह की है। अमेरिका को जब तक ईरान का एटॉमिक जो इनरिचमेंट है वो खत्म नहीं होगा और गल्फ का कंट्रोल उससे निकालकर मिडिल ईस्ट को नहीं दिया जाएगा, तब तक ये सब चलता रहे। अब इसके लिए रिजीम चेंज की बातें हो, मिसाइल बेजिंग कैपेसिटी डिस्ट्रॉय करना हो, एनिहिलेशन हो, सुलाना हो 40 दिनों का, ये सब उसी का प्रोसीजर, क्योंकि वो उसी के हिसाब से आए हैं इस बार। और इसके लिए आपको फिर से मैं कह दूं, दोहरा दूं, इतनी तैयारी की है इन्होंने, इतनी तैयारी की है, ये 6 गल्फ कंट्री चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सीटीजी एक फोर्स बनाया है 153 और 47 एक्सरसाइजेस की इनके साथ, और पूरी तरह से रेडी हैं। आज जब यूरोपियन यूनियन का बयान आता है कि हम ऑपरेशन अपसाइड फिर से करेंगे, 15 देश फिर से वहां आएंगे जैसे हम हुती के लिए आए थे, भले ही डिफेंसिव रोल में आए, पर अगर वो चेक्स करेंगे, लोगों को रोकेंगे और सहयोग करेंगे अमेरिका को हॉर्मुज खुलवाने का, तो मतलब क्या हुआ? ईरान ने कहा आप सेलेक्टिव ट्रीटमेंट कर रहे हो हमको, अमेरिकन वॉरशिप यहां आके खड़े उनको कुछ नहीं बोल रहे हो, हमें कह रहे हो कि आप टोल टैक्स लगा रहे हो। तो ये सब बातें अब निकल कर आ रही हैं। किधर गया नाटो से संबंध के पीछे, किधर गया यूरोपियन यूनियन से संबंध विच्छेद, किधर गया वो फटकार जो ट्रंप देते रहते हैं नाटो को, किधर है ये सब? ऑपरेशन अपसाइड्स, ऑपरेशन अटलांटा, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन रिपीट होगा, ये जो हुआ था हूती में। तो ये सब बातें जब मैंने लिखी, जब मैंने कहना शुरू किया 1 महीने तक लगातार, तो उस समय कोई सुनता नहीं था कि ये सब कैसे हो सकता है। और हमारे साथी बैठे हैं ईरान से, उन्होंने पिछले चैनल में भी मेरे साथ बात की, मैंने समझाने की कोशिश की संवेदना के साथ कि ईरान अपनी जो पूरी कोशिश कर रहा है अपने
अपनी सभ्यता को बचाने का, अपने लोगों को बचाने का और एक अच्छी टक्कर देने का अमेरिका के साथ, वो सही है। लेकिन अमेरिका दूसरे तरह से आया है, उसने गल्फ कंट्री को पहलू में ले लिया है। यूएई, कतार, बहरीन, ये सब उसके साथ सऊदी अरेबिया खड़े हो गए हैं और चुप बैठे हैं। आखिर कोई देश चुप बैठा क्यों है? कोई बड़ी गेन के लिए ना। तो वो गेन क्या है? वो कहते हैं कि ईरान का जो वर्चस्व, जो गल्फ के वाटर्स को थोड़ा ज्यादा खारा करता रहता है, उनकी तरफ से कहना है, वो उसको मीठा करना चाहते हैं। तो ये तैयारी लंबी है। बाइडेन ने किया है, लॉर्ड ऑस्टिन ने किया है, पिछले डिफेंस सेक्रेटरी ने किया है, और ये मिशन बेस्ड रिक्वायरमेंट है। कोई यहाँ पे रहेंगे नहीं, वो ये करेंगे और हटेंगे। इसलिए देखिए, इतने सारे शिप्स का जमावड़ा आपने मलाक्का से देखा, साउथ अफ्रीका कोस्ट से देखा, तीनों कैरियर की जो बात हो रही है, कई बातें हैं, मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं केपलर से और यूएसएनआई से सारे शिप्स को ट्रैक कर रहा हूं। मैं पूरी तरह से तैयारी, जापान पैसिफिक से लेकर मेडिटेरियन की पूरी तैयारी देख रहा हूं, और पिछले 1 महीने से जब लगातार कह रहा हूं कि इसमें कम से कम 20 कंट्री ऑलरेडी इन्वॉल्व है इनविजिबली, तो कोई मानता नहीं, क्योंकि ओपनली वो कहेंगे नहीं। और शिप्स ओवरनाइट पॉलिटिकल विल के हिसाब से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए आते हैं और ऑफेंसिव रोल में चेंज हो जाते हैं। यही है नेवल वॉरशिप का एक बहुत बड़ा सारी हिस्सा। चीजें ये भी तो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ यूएई जाकर के रशिया से कभी बातचीत कर लेता है, कभी चाइना से बातचीत कर लेता है, पाकिस्तान उसका सपोर्ट करते हुए नजर आता है। ये सभी मैं आपसे समझूंगी, लेकिन ये परमित जरा ये बताइएगा कि आखिरकार ट्रंप सरकार चाहती क्या है? एक तरफ बातचीत भी करना चाहती है, दूसरी तरफ ऑफर पर ऑफर देकर के अपनी शर्तों को भी मनवाना चाहती है, तीसरी तरफ नाकेबंदी भी नहीं खोलनी है। सब कुछ अमेरिका के हिसाब से होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए, अमेरिका बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनाक्षी जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी प्रकार से ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होने देने की, तो उसमें काफी 50 दिन में काफी सक्सेस मिली है। उसके बाद एनरिच यूरेनियम, अब जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 60% एनरिच यूरेनियम आपको क्यों चाहिए? अगर आपको पीसफुल सिविलियन यूसेज के लिए न्यूक्लियर पावर का यूज करना है, तो यू ओनली नीड 3 to 5% ऑफ एनरिच यूरेनियम, यू डोंट नीड 60% एनरिच यूरेनियम। तो उस पे अमेरिका की रेड लाइन बिल्कुल क्लियर है कि वो उनके हाथ में किसी भी प्रकार से न दिया जाए, उनसे वापस लिया जाए। और तीसरा और एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है इस शॉर्ट टर्म वॉर के बाहर का, कि अमेरिका का कंट्रोल और इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस, जो अमेरिका किसी हद तक चाइना और उसके ग्रुप ऑफ अलाइज के साथ खोते जा रहा था अपना, उसको वापस लेने का। अमेरिका वाज एक्टिंग एज अ बिग ब्रदर इन अ वेरी पोलाइट एंड सॉफ्ट पावर मैनर, इसलिए उसको दुनिया की वाहवाही और दुनिया की रिस्पेक्ट मिल रही थी। अमेरिका हैज चेंज द पैराडाइम नाउ। अमेरिका वांट्स टू मेक श्योर दैट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस शुड बी रीगेन्ड बैक। वाहवाही बाद में मिले, अमेरिकाज इंटरेस्ट फर्स्ट। अमेरिका विल नॉट डू द मॉरल पुलिसिंग। अमेरिका यूनाइटेड नेशन का वो किसी भी प्रकार से नहीं भाव निभाएगा, और अमेरिका कंट्रोल और इन्फ्लुएंस लेगा। ये अमेरिका के क्लियर ऑब्जेक्टिव है, इस रिजीम के क्लियर ऑब्जेक्टिव है, और उसमें अमेरिका धीरे धीरे सफल होते हुए दिख रहा है। उसके बाद चाइना, और अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अमेरिका ने एक तरह से अभी कंट्रोल लिया है। कुछ दिनों में पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास आएगा, बट उसके पहले पनामा कैनल का कंट्रोल लिया, और अभी 13 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो इंडोनेशिया के साथ अमेरिका का एग्रीमेंट हुआ, डिफेंस एग्रीमेंट, उस पर भी उसका कंट्रोल बढ़ा है। तो अमेरिका इज इंचिंग अहेड to take the influence and control back from China, and Iran is just part of it. Now coming back to this tactical things or immediate thing on Iran war में क्या होगा, तो ईरान वॉर में अमेरिका का क्लियर अपर हैंड है, और अमेरिका का फर्स्ट टाइम निगोशिएशन में भी स्टैंड क्लियर था दैट वी विल गो टू निगोशिएशन ऑन आवर टर्म्स, और अगर निगोशिएशन हमारी टर्म्स पे खत्म होती है या बात मानते हैं तो सीज फायर खत्म होगा, अदरवाइज इसका परिणाम ईरान देखेगा। और मोहम्मद हुसैन, भूल जाइए कि आप कोई पुरानी सभ्यता हुआ करते थे, भूल जाइए कि आप कोई देश हुआ करते थे, क्योंकि अब आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अमेरिका ने आपका भविष्य तय कर लिया है। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मुझसे पूछ जी हेलो जी, मैं शुक्रिया अदा अर्ज करता हूं पैनलिस्ट और तमाम दर्शकों को, और खासतौर पर आपको भी। मैं 1-2 पॉइंट कंप्लीट करना चाहूंगा आपके उस सवाल में कि जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था। पॉइंट ये है असल में कि अमेरिका ये चाहता है कि उसकी गुंडागर्दी और दादागिरी दुनिया पर होना चाहिए। इतने दूर से आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमने सब ने देखा कि जो पहले से ओपन था, अमेरिका के हमले के बाद में वो बंद हुआ है। अमेरिका पिछले 40 साल से जिस तरह के सैंक्शंस लगाकर ईरान को कंट्रोल करना चाहता था और घुटने पर लाना चाहता था, ईरान ने इस जंग के अंदर, अब जंग के मुकाबले में मैदान में लड़कर यह साबित किया कि वो उसके आगे झुकने वाला नहीं है,
और अमेरिका के 13 से ज्यादा बेसेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तो अमेरिका का इसमें अपर हैंड इसमें नहीं है कि वो जंग जीत रहा है। अमेरिका का अपर हैंड ये है कि वो क्रिमिनल वॉर बनता चला जा रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता है मैदान जंग में या टेबल के ऊपर, तो धमकी देता है पुलों को तोड़ने की, ब्रिजेस को तोड़ने की और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करने के लिए, जो क्रिमिनल वॉर है, यानी क्रिमिनल एक्ट है असल में वॉर के अंदर। तो एक्चुअली अमेरिका का एक ही मकसद है कि अपनी दादागिरी को एस्टैब्लिश करना है, लेकिन ईरान उसके बदले में जो जंग कूटनीति के टेबल को तोड़कर ईरान के ऊपर थोपी गई है, तो ईरान अब ये चाहता है कि जब हम अपनी तरफ से वेल विशिंग के साथ आकर तुम्हारे साथ बैठकर बात करते थे तो और तुमने उस टेबल को तोड़ा है, तो अब जब तुमने टेबल को तोड़ा एक बार नहीं 2 बार तुमने ये काम किया है, तो अब हम तुमको इतना बड़ा सबक सिखाएंगे कि आइंदा तुम में हमला करने की ताकत हम पर बाकी ना रहे। इसीलिए ईरान ने अपने टर्म्स पे, अमेरिका के टर्म्स पर नहीं, अमेरिका के जो 15 पॉइंट्स थे या मकोड़े जी ने भी नोट किया होगा, उन टर्म्स पे नहीं, अब्बास अरागची का ट्वीट के जिसमें 10 पॉइंट्स के जो टर्म थे जो ईरान की तरफ से थे उसको माना और ईरान ने अपनी शर्तों के ऊपर गुफ्तगू शुरू किया। जब तक कि उन्होंने लुबनान में सीज फायर नहीं किया था, नतीजे में हुर्मुज नहीं खुला था, लेकिन हुर्मुज सीज फायर के बाद खोला जब देखा कि ब्लॉकेड को जो हटा नहीं रहे, तो फिर ईरान ने अपनी ताकत बताया कि हम ये कर सकते हैं। और साथ साथ में जब कल रात में उन्होंने समंदरी डकैती की है और ईरान के ऊपर हमला किया उसके एक वेसल के ऊपर, तो ईरान ने खुलकर यह कहा है कि इसका बदला भी लिया जाएगा और जब तक कि ब्लॉकेड को खत्म नहीं किया जाता है किसी तरह की टॉक में हम शरीक नहीं होंगे। तो ईरान अपनी कंडीशंस को मनवा रहा है और ये सिर्फ अमेरिका और यानी ईरान की न्यूज एजेंसीज नहीं बल्कि अमेरिका के भी अक्सर लोगों का ये मानना है कि ट्रंप का वो जो एक तरीका था कि भपकी देते थे शेर की तरह और अब मियाऊ मियाऊ करके आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी जगहों से पीछे हटे हैं, तो ये इनका रोल सबके सामने खुलकर आ रहा है और इससे ज्यादा वाज़ेह नहीं हो सकता है कि सुबह में कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं और आखिर में टेबल के ऊपर उन्हीं शर्तों पे आते हैं जिसको सो कॉल्ड लोग ये कहते हैं कि हार रहा है ईरान, लेकिन आखिर में टर्म्स उनकी ही मानी जाती है, कंडीशंस उनकी ही मानी जाती है। नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने कंडीशन नहीं मानी तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या बयानबाजी की जा रही है। मेजर जनरल सुधाकर जी, जरा ये बताइए कि जितने बार अमेरिका ये कहता है कि वो बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार है, उतने बार वो ईरान में घेराबंदी को और सख्त करते जाता है। जब ओमान की मध्यस्थता के वक्त पर बातचीत चल रही थी 27 तारीख को, तब क्या हुआ? तब उन्होंने अपने बेड़े को और ज्यादा भेजना शुरू कर दिया। उसके पहले भी जब ओमान मध्यस्थता कर रहा था उस वक्त भी अमेरिका अपने बेड़े को मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा था। जब पाकिस्तान में बातचीत शुरू होती है तब भी अमेरिका वही सेम स्ट्रेटजी अपनाए हुए नजर आता है। तो इस बार भी, हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ईरान से डेलीगेशन जाएगा या नहीं जाएगा। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि यहाँ से तो डेलीगेशन जा रहा है, बातचीत बन गई तो मैं ईरान के नेताओं से भी मुलाकात कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये बातचीत नहीं बनती है, इस बातचीत के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार फिर से घेराबंदी और तेज कर दी जाए? इस बार हॉर्मुज को नुकसान पहुंचाया गया, पिछले बार फारस की खाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया था। बिल्कुल, सबसे पहले मीनाक्षी जी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उन सबको शुभकामनाएं, आपके व्यूअर्स जो हैं उनको भी शुभकामनाएं। देखिए, आपके सवाल के अंदर काफ़ी हद तक जवाब ही छुपा हुआ है। इसमें एक बड़ी पिक्चर जो कि ग्लोबल लेवल पे है, एक बीच वाली पिक्चर रीजनल लेवल पे और एक लोकल नेशनल लेवल, ईरान की नेशनल में कह रहा हूँ, इसमें कुछ जुड़ा हुआ है। संक्षेप में यही कहूँगा कि ये जो सीज फायर है ये 21 तारीख रात को समाप्त हो रहा है, 22 तारीख से नया फेज स्टार्ट होगा। आज 20 तारीख है, समय बचा हुआ है 1 दिन। तो इसके बीच में काफ़ी सारे बिहाइंड द सीन ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रहा है, सामने उभर के नहीं आ रहा है, लेकिन दिखावा के लिए ये ब्रिंकमैनशिप की जो लड़ाई है ये आपके और हमारे सामने नज़र आते हैं। और सबको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अगर बंद होता है, पिछले कितना 51-52 दिन हो गए हैं, 52 दिन का जो नुकसान है, मैं मोटे तौर पे कह देता हूं कि हमारा विश्व का जो इकोनॉमी है 3.4% का ग्रोथ हुआ था पिछले साल। इस साल भी जनवरी के महीने में IMF चीफ जो है उन्होंने बताया था 3.4% होगा, लेकिन अभी रिवाइज करके 3.1 कर दिया है। और उनका जो एक चीफ इकोनॉमिक एनालिस्ट है उनके तरफ से फिगर आया है कि ये 3.1 नहीं और नीचे जा रहा है 2.31। इसका मतलब ये है कि जब डेली 20 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से बाहर निकलना चाहिए, जिसके ऊपर सल्फर, निकेल, कॉपर, एल्यूमिनियम
इसकी जो हीलियम एक ऐसा गैस है, इसके बिना आप मान के चल सकते हैं कि कूलिंग टेक्नोलॉजी जो जरूरत होता है उसके बिना आपका टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पूरा ठप हो जाता है। और सल्फर के बिना, सल्फर ऐसा एक बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का जिसके बिना फर्टिलाइजर नहीं बना सकते हैं। तो वो 60-40 रेशियो में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में बांटा हुआ है। तो बड़ी पिक्चर जब आप देखते हैं कि पिछले 52 दिन के अंदर वो एक आधा बूंद को छोड़ के बाकी आपका जब डेली बेसिस पे 20 मिलियन बैरल आपका आउट होना चाहिए, ये ना के बराबर आउट हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। उससे इकोनॉमी, विश्व का जो इकोनॉमी है ओवरऑल मैं कह रहा हूं, ये बहुत ही एकदम खतरनाक दिशा में जा रहा है। ये ग्लोबल रिसेशन फॉर सर्टन है। तो इसीलिए मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि एक दिन बाकी है, एक दिन के अंदर जितना भी भेदभाव हो, चाहे कोई इसमें हार जीत की नहीं है, इसमें दुनिया का हर इंसान, लीडिंग इकोनॉमी और ग्लोबल साउथ की इकोनॉमी, जो दोनों के ऊपर बुरा असर इतना खतरनाक रूप और रंग लेके आएगा तो ये जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1932 से भी ये करीब 100 गुना ज्यादा खतरा के साथ आ रहा है। तो इसी के साथ मैं ये कहूंगा किसी भी तरह शाम दाम दंड भेद करके ये बातचीत होनी चाहिए। बाकी रह गया आपका जो छुपा हुआ एक सवाल है कि अगर ये सक्सेस नहीं होता है, अगर सक्सेस नहीं होगा तो इसका नुकसान कितना हो रहा है ये आप अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं कह देता हूं, ना मैं ईरान के साइड से बोल रहा हूं ना यूएसए के साइड से, मैं एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हूं। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर होने के नाते डॉट्स को ज्वाइन करके मैं ये कुछ बयान व्याख्या करने जा रहा हूं। पहले हम सोच रहे थे कि 4 दिन में लड़ाई समाप्त हो जाएगा, उसके बाद बोलने लगे 7 दिन, उसके बाद 14 दिन, उसके बाद बोले कि भाई ये कोई टाइम लिमिट है ही नहीं। ठीक है, यही पीट हेग्सेट इन्हीं के ही बयान है। उसके बाद 1 महीना हो गया, उसके बाद आप 1 महीने से ज्यादा, अभी 52 दिन हो चुके हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स तो सर ये भी कह रही हैं कि अभी ये युद्ध 6 महीने तक समाप्त नहीं होने वाला है। जैसा आपने कहा भी मेजर जनरल सुधाकर की बातचीत होनी चाहिए, लेकिन मेजर जनरल संजय सोई, एक मेजर जनरल वहां पर भी तो हैं, अहमद वहीदी, जो कि आकर के सरकार के समक्ष ही बैठ गए हैं, आईआरजीसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन फैसले कूटनीतिक लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आईआरजीसी अब कूटनीतिक फैसले भी लेने लगेगा तो अब्बास अरागची तो वैसे ही साइडलाइन हो गए हैं, लेकिन मुस्तफा खामने कहीं नजर नहीं आते हैं। अब ये सब कुछ अहमद वहीदी ही करेंगे तो कैसे बातचीत होगी? आईआरजीसी तो हमेशा से ये कहते रहा है कि बातचीत का रास्ता यानी कि अमेरिका के सामने हथियार डालना है। कोई शक नहीं है इसमें। देखिए, इस समय में अमेरिका ने सोचा था कि जब उन्होंने टॉप लीडरशिप खत्म कर दी तो जो अगली लीडरशिप आएगी शायद वो बातचीत होगी, कुछ ना कुछ एक दबेगी, कुछ ना कुछ दबाव में आएगी, परंतु उसका उल्टा हुआ है। वहां पर अभी जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो ज्यादा हार्डलाइनर है और बिल्कुल दबने को तैयार नहीं है। यहाँ पर एक कैलकुलेशन, पहली कैलकुलेशन तो ये गड़बड़ हुई है। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि आईआरजीसी का प्रभाव शुरू से रहा है, सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए आईआरजीसी रहा है, और वो एक तरह से सुप्रीम लीडर सुप्रीम है और उसके साथ ही आईआरजीसी भी नेक्स्ट लेवल पे सुप्रीम हो जाता है। आज भी देश के सभी डिपार्टमेंट्स पर ईरान के, जैसे ईरान के हमारे साथी बैठे वो ज्यादा अच्छी तरह से बताएंगे, लेकिन आईआरजीसी का काफी हद तक कंट्रोल रहता है। और आज अगर पॉलिसी के ऊपर भी आ रहा है, विदेश नीति पर आ रहा है, मुझे कोई शक नहीं है कि इसमें उनका डेफिनेटली एक बिहाइंड द सीन हाथ है और उस तरह का कंट्रोल है। इस समय में जो हालात चल रहे हैं मेरे हिसाब से कि जो काफी नाजुक है, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि दोनों देश एक दूसरे को जब तक भरोसा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा गिव एंड टेक वाली बात नहीं होगी, और चाहे एक बात मानी जाए, एक छोटी सी बात भी मानी जाए, लेकिन उसके बाद सीजफायर जारी रहे। लेकिन अगर दोनों देश एक भी बात मानने को तैयार नहीं होते, एक भी पॉइंट को काटा नहीं करते और इसी तरह से मतभेद बना रहता है, तो नेचुरली लड़ाई जारी रहेगी और पूरी दुनिया जिसका खामियाजा भुगतेगी। जैसे अभी हमारे जनरल साहब ने बताया था कि अलग अलग जो हर क्षेत्र में असर पड़ता है, चाहे वो कृषि हो, प्लास्टिक हो, इंडस्ट्री हो, हर क्षेत्र इससे अफेक्टेड होता है। तो नेचुरली इस समय में ना ही केवल बायर बल्कि सेलर्स को भी फर्क पड़ता है। जितने भी गल्फ के देश हैं उनकी इकोनॉमी भी इससे ही चलती है, उनकी इकोनॉमी किसी और से नहीं चल रही। अगर तेल नहीं बिकेगा तो वो भी क्या करेंगे? तो आज वो भी चाहते हैं कि जल्दी युद्ध बंद हो, पूरी दुनिया चाहती है जल्दी युद्ध बंद हो, अमेरिका की जनता भी चाहती है जल्दी युद्ध बंद हो, क्योंकि वहां पर भी जो रेशो चल रहा है इस समय, परसेंटेज रेशो चल रहा है, वो तकरीबन 63% युद्ध के खिलाफ है, 37% तक रेटिंग जा चुकी है उनकी
ट्रम्प की एनबीसी सर्वे के हिसाब से, तो वहां पर भी महंगाई बढ़ रही है, वहां पर भी खाद का किसानों के ऊपर असर पड़ रहा है, जैसे यूरिया का कमी आ रही है। तो इसका असर दुनिया में है, और मेरे हिसाब से इस समय में दोनों कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात पे भी एडजस्ट करें, लेकिन एक समझौता जरूर हो। लेकिन इस समय में हालात काफी मुश्किल लग रहे हैं मीनाक्षी टेंस जी। बने हुए हैं, बिल्कुल सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कैप्टन श्याम कुमार कि ये जो टुस्का के ऊपर हमला किया गया है उसके बाद से ये ज्यादा टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो गया है? एक तरफ ईरान बातचीत के लिए तो तैयार था, लेकिन टेंशन टुस्का ने बढ़ाया है इनका। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो होना है। मैं आपको दो तीन बातें जल्दी से कहता हूं स्ट्रेटेजिकली। देखिए, ईरान को पहले फंसाया गया, इन्होंने एनिलेट किया। आपको मालूम होगा कतार पे जब अटैक हुआ था पिछली बार, तो उस दिन युद्ध अगले दिन इन्होंने बंद कर दिया, और इस बार कतार से अटैक शुरू हुआ। तो आप समझ सकते हो, पहले दिन 6 कंट्री को ईरान ने घेर दिया था, और यही चाहता था अमेरिका, इसलिए उसने अपने फौजें भी ज्यादा हटाई नहीं, शिप्स को हटा दिया था। मैंने ये सारी बातें कही थी, अच्छी तरह से समझाया है कौन कहां ले जाया गया, कैसे तैयारी हुई, और ये 2025 से लगातार चली। एक्चुअली 22 से शुरू हुई थी और 24 तक इसको खत्म किया गया, और अब उनको एडमिरल कूपर को वहां बिठाया गया सेंटकॉम में, और ये सब किया गया। मनामा में उन्होंने 100 से ज्यादा CTG 59 फोर्स बनाया है, कंपोजिट टास्क ग्रुप, जो अनमैन्ड बोट्स हैं और रोबोट्स हैं उनके साथ, जो माइनस्वीपिंग का काम कर रहे हैं। इनविजिबली आराम से काम चल रहा है, और वो सब कंट्रोल में है पूरी तरह से। पीटरसन और मर्फी ने अपना काम किया था, पोस्टरिंग दिखाई थी जब इस्लामाबाद में लोग थे, तब वो शिप गुजरा था वहां से दिखाने के लिए माइट, और उसके 2 दिन के बाद ब्लॉकेट कर दिया। लीगल टर्म है 298 आर्टिकल अनक्लॉज का 1B, उसके हिसाब से चल रहा है। ब्लॉकेज नहीं है, ब्लॉकेड है। अब ये जो आप सीज की बात कर रहे हो, विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीज, BBSS एक नेवल ऑपरेशंस होता है। ब्लॉकेड में वो करेगा क्योंकि उसके पास वो 4 पावर्स हैं जो अनक्लॉज के हिसाब से उसने इन्वोक किए हैं। हालांकि वो खुद रेटिफाई नहीं करता, पर उसके हिसाब से, क्योंकि उसको जानता है कल को उसको जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा पासा क्या फेंका उसने, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उसको मालूम था वो बंद करेगा, बंद किया, वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित किया, और उसने सभी देशों ने ईरान को कंडेम करना शुरू कर दिया कि तुमने बंद कर दिया, तुम टॉल टैक्स लगा रहे हो। आज का जो बयान है यूरोपियन यूनियन का कि हम आएंगे, और आप जो स्क्रीन पे दिखा रहे हो अभी 10 जो पॉइंट दिखा रहे हो अमेरिका के, एक और पासा फेंका उसने, हम यहां से चले जाएंगे, यूरेनियम बंद कर दो, हम यहां से चले जाएंगे, हमारे वॉरशिप्स हट जाएंगे, तुम टोल टैक्स लगा सकते हो। अब बताइए, टोल टैक्स के लिए यूरोपियन यूनियन ने कंडेम किया, सारे कंट्रीज कहेंगे नहीं ये नहीं होगा, तो ऑपरेशन अपसाइड होगा, सारे शिप्स आएंगे, पूरी दुनिया आएगी, और वो ईरान के कहेगी तुम गलत कर रहे हो, और ये नया युद्ध शुरू हो जाएगा। तो फिर से वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, और टैसिटली होगा। ये तीसरा आकलन हो रहा है। तो 3 तरह से फंसाया गया ईरान, मारा भी गया है उनको बुरी तरह से, बेचारे परेशान भी हैं, हालांकि टक्कर दे रहे हैं। हॉर्मुज को बंद करके विश्व का ध्यान आकर्षित किया, तेल पे इफेक्ट हुआ, इकोनॉमी प्रभावित हुई, और कैप्शियन सी में और पूरे नेवल फ्लीट को एयरफ्लीट को खत्म कर दिया। और अब ये दूसरा पासा कि हम हटेंगे तो यूरेनियम बंद करो। 3.67% सिविल न्यूक्लियर प्लांट की इनरिचमेंट है, जो बाइडेन ने उनके साथ समझौता 2015 में किया था, ज्वाइंट कंप्रेहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, उसमें 3.67% चाहिए, इनके पास 60% है। 15 साल से 20 साल अगर आप बंद करोगे तो वैसे भी उनकी वार बेचिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, यूरेनियम भी खत्म हो जाएगा, तब तक मामला सुलझ जाएगा। लेकिन सर उन्हें बंद करने की आवश्यकता क्यों है? कैप्टन श्याम कुमार, एक छोटा सा जवाब और चाहूंगी कि आखिरकार ईरान को ये यूरेनियम संवर्धन क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, वो ये नहीं कहते। उनका कहना है कि फॉसिल फ्यूल के ये एक एज में जब सिविलाइजेशन इतनी आगे बढ़ रही है, जब आप ये ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हो, तो हमें न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं बनाना चाहिए? हम अपनी ऊर्जा शक्ति का बढ़ावा क्यों न दें? लेकिन उसका काउंटर अमेरिका का कहना है कि आप 60% क्यों चाहते हो? आपको तो 3.67 पे हमने समझौता कर रखा है, आप उतना बनाओ। आप ये इनरिचमेंट जो कर रहे हो, IAEA का नियंत्रण होगा, हम आपके चेक्स करेंगे, यही वो कहना चाह रहे हैं। तो जब तक ये 2 बातें, मैंने स्टार्ट में कहा था, यूरेनियम पर जब तक बात नहीं संभलेगी और हॉर्मुज नहीं संभलेगा, तब तक ये लड़ाई बंद नहीं हो। जी ठीक है। अब अमेरिका एक ऐसा देश जिसके पास खुद 5500 परमाणु हथियार है, वो ये कह रहा है कि ईरान को ये नहीं बनाना चाहिए। परमित जी जरा ये बताइएगा कि ये मान मनोबल तो खूब किया जा रहा है ईरान का कि वो बातचीत की टेबल पर आ जाए, लेकिन अगर वो बातचीत की टेबल पर नहीं आए तो क्या 22 तारीख को ये समझा जाए कि सीज फायर खत्म होगा और उसके साथ साथ युद्ध की दोबारा से शुरुआत होगी? देखिए, संभावना, थिंग्स आर वेरी फ्रेजाइल, सो नथिंग कैन बी सेड सर्टन। दोनों तरफ से काफी अनसर्टेनिटी है। यहाँ से जरूर हमारा डेलीगेशन वहां पाकिस्तान
जाएगा और गया भी है, तो वी आर सीरियस अबाउट निगोशिएशन, बट स्टिल द थिंग्स आर वेरी फ्रेजाइल, क्योंकि निगोशिएशन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है अभी ईरान में, दैट इज वेरी फ्रेगमेंटेड। वहां पर मैडम बड़े 3 अलग अलग धड़े हो गए हैं। एक तो IRGC का बड़ा रेडिकल फंडामेंटलिस्ट एक रजीम है, दूसरा ईरान की एक सेना का एक अलग विंग है, और पॉलिटिकल विंग है, और तीनों में ही किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, इसलिए निगोशिएशन और उनकी तरफ से डिफिकल्ट हो गया है। पर तीनों ही खेमों में दहशत जरूर है। जैसे आज के 15 या 17 दिन पहले जब अमेरिका ने एक 4 सूत्रीय प्रपोजल ईरान को दिया था, और जब उन्होंने नहीं माना, तो उनका एक बड़ा ब्रिज जिसको मिलिट्री सप्लाई के लिए भी वो यूज करते थे, उसको 45 मिनट के अंदर अमेरिका ने ध्वस्त करके दिखाया। तो इस तरह से अमेरिका केवल बात नहीं करता है, उन्होंने उनको दिखाया भी है कि किस तरह से अमेरिका की मिलिट्री पावर कैन इजीली ओवर पावर देम, और उस डर से किसी न किसी प्रकार के निगोशिएशन के लिए वो जरूर आएंगे। अब ये एक लॉन्ग टर्म सीज फायर एग्रीमेंट तुरंत हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट मुझे लगता है कोई एक टेम्पररी एग्रीमेंट होगा जिसके अंतर्गत कुछ शर्तें मानी जाएगी अमेरिका की, और थोड़ा और टाइम लिया जाएगा। बट अगर किसी वजह से इफ दे डोंट एग्री at all, if they don't come at all, then you will see a controlled escalation, और उससे फिर से एक दहशत उनमें रहेगी। और ये कहना गलत है कि अमेरिका is going to attack their civilian power plants and civilian infrastructure। ये तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में कहना गलत है, और जो कर रहे हैं वो परमित जी कभी अमेरिका ने इस तरह से नहीं किया। वो एक अमेरिका ने उनके केवल मिलिट्री पर जो महाभियोग लाया गया है उसमें को सीधे ध्वस्त तौर किया पर है। ये कहा गया, सुनिए पीट हेगसेथ पर जो महाभियोग लाया गया उस पर सीधे तौर पर ये कहा गया कि वो जो बच्चियां स्कूल में मारी गई थी उसके लिए जिम्मेदार हैं वो। यही हुआ वहां की संसद पर, आप कह रहे हो कभी मारा ही नहीं गया। मत बोला करिए ऐसे। मोहम्मद हुसैन जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। बिल्कुल मैडम, आपने जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया, स्कूल को इन्होंने 200 से ज्यादा स्कूल पे मारा है, 400 के करीब में हॉस्पिटल्स को मारा है। और मैं एक बार से ज्यादा कह चुका हूं, मकोड़े जी को भी मैंने पहले कहा है कि गांधी नाम का भी स्कूल, क्योंकि हम इंडियंस है तो इसका नाम मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूं, गांधी नाम के हॉस्पिटल्स को भी इन्होंने मारा है। तो इनका काम क्रिमिनल वॉर यानी एक्ट है, जो इन्होंने हर जगह पे इन्होंने इस काम को किया है। और जिस ब्रिज का ये नाम ले रहे हैं, वो ब्रिज जो है वो मिलिट्री उसके लिए यूज नहीं होता था, 2 बड़ी सिटीज को आपस में मिलाने का काम करता था, उसको उन्होंने उड़ाया है। ये भी क्रिमिनल एक्ट है वॉर के अंदर। और मुझे फिर एक मर्तबा मकोड़े जी से ये कहना होगा कि मकोड़े जी, सही है कि आप ट्रंप के समर्थक हैं, आप उनके मानने वाले और उनको फॉलो करने वाले हैं, लेकिन इंडियन लोग जो है उस चैनल के ऊपर आकर आप क्रिमिनल एक्ट को डिफाइन मत कीजिए और उसके बारे में बात मत कीजिए। ये इस चैनल के लिए भी और इंडियन के लिए अच्छा नहीं है। जी, आप मुझको बोलने देंगे तो मेरी बात होने दीजिए। ये जो आप क्रिमिनल एक्ट को अब जो वो कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और रही बात ये कि उनके ताकतवर होने का अब जो एक के बाद एक विर्ड कर रहे हैं, कौन सी ताकत? 13 बेसिस को क्या ईरान ने नाबूद नहीं किया? उनके जो आसपास की कंट्रीज में थे और वो ईरान के ऊपर हमला कर रहे थे, ईरान ने उनको नाबूद करके बता दिया है कि ईरान इतना सक्षम है कि अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकता है। इससे मुझे इनकार नहीं है कि ईरान का नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि वो जंग हार रहा था, इसीलिए ईरान के ड्राफ्ट को कबूल करके वो टेबल के ऊपर आकर बैठा है और आज सीज फायर के लिए और इवन ईरान के साथ बातचीत के लिए वो भीख मांग रहा है। भीख मांग रहा है अपनी कंडीशंस पे, जो ईरान नहीं चाहता है कि उनके आगे झुके। ईरान ने जो प्री कंडीशंस रखा था, अमेरिका को वो मानना होगा। ये जो ब्लॉकेट लगाया है ये हटाना होगा, और कल रात में जिस वेसल के ऊपर हमला किया है उसका बदला चुकाना होगा। ईरान की ये कंडीशन जैसे ही पूरी होगी, ईरान बात करने के लिए तैयार है, जैसे जून में बात कर रहा था, जैसे फेब में बात कर रहा था, जैसे पिछले हफ्ते बात किया है। ईरान कूटनीति को मानता है, लेकिन अमेरिका ने हर बार उस टेबल को तोड़ा है। जी बोलिए परमित। नहीं, मीनाक्षी जी देखिए, ये जो गंभीर आरोप बार बार लगाया जाता है कि 130 बच्चियों को वहां पर अमेरिका ने जान करके उन पे अटैक करके खत्म किया, ये पूर्ण रूप से गलत है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेंशनल किलिंग एंड एक्सीडेंटल किलिंग। इंटेंशनल किलिंग वो होती है जब 25,000 से ज्यादा आपके खुद के सिटीजन्स, आपके खुद के रिजीम के अगेंस्ट जब शांतिपूर्व प्रोटेस्ट करते हैं, उनको जो मारा जाता है। आपको जवाब देना चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 में जब 7 अक्टूबर 2023 में जब आपने अक्टूबर में इजराइल में जाकर मारा, जिसमें 1100 से ज्यादा इजरायली मरे और 35 अमेरिकन सिटीजन मरे,
रहे हैं, दैट इज इंटेंशनल किलिंग। और हो सकता है, अभी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पूरी आई नहीं है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गलती से इस तरह के अटैक में अगर किसी की मौत होती हो तो अमेरिका को उसका बहुत अफसोस है। पर इनका भी इनकी एक मैडम, ये ह्यूमन शील्ड के रूप में महिला और बच्चों को यूज करते हैं। ये अपने मदरसा, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के बगल में अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश करते हैं, या कई बार तो उनके बेसमेंट में एस्टेब्लिश करते हैं। तो अगर इस तरह से हरकत करेंगे तो कुछ लोगों के अफसोसजनक उसमें परमित ईरान गए हैं आप गए हैं ना, हम गए हैं। नहीं नहीं, आप गए, मैं तो नहीं गई और आप भी नहीं गई, लेकिन जो बैठे हुए हैं वो जरूर गए हैं। मैंने इसलिए आपसे पूछा, ऐसा आपने देखा है? अगर आपने वहां पर देखा होगा, अब वेस्टर्न मीडिया क्या दिखाता है उसे लेकर के तो अमेरिकी व्हाइट हाउस खुद ही बता देता है कि क्या दिखाया जा रहा है और क्या दिखाना चाहिए। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जब बातचीत हो रही थी तब उस दौरान रॉयटर्स ने क्या कहा कि सारी चीजें मान ली गई हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से तुरंत उसे खंडित कर दिया गया कि रॉयटर्स झूठ बोल रहा है। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ वेस्टर्न मीडिया के हवाले से बता रहे हैं या पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके? मैडम, वेस्टर्न मीडिया का हवाला नहीं है ये। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर 131 बच्चों की मौतें हुई है वो इंटेंशनल नहीं थी, एक्सीडेंटल किलिंग हो सकती है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइनल नहीं आई है। और उसका आपने कहा कि वहां पर लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पर 2 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। वहां से तस्वीरें लगातार आ रही हैं कि महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं। क्या उन्हें जबरदस्ती उनके गन रख करके लाया जा रहा है सड़कों पर? मीनाक्षी जी, सीज फायर होने के जस्ट एक दिन पहले जब ये था कि उनके न्यूक्लियर प्लांट्स या उनके जो पावर प्लांट्स, नॉट न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक करेगा अमेरिका, तो उन्होंने कैसे बुज़दिल सेना ने कैसे महिलाओं और बच्चों की एक ह्यूमन शील्ड बना दी थी, क्योंकि दे कैन नॉट मिलिट्री टू मिलिट्री, दे कैन नॉट मैच, इसलिए वो वहां के महिला और बच्चों को यूज करते हैं। और इनके IRGC के कम से कम 2000 से ज्यादा अफसरों के बच्चे बार-बार नेतन्याहू की तरफ से ईरानी टीवी चैनल्स को हाईजैक करके ईरान के लोगों से ये कहना कि आप अपनी जनता के सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ जाइए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहना कि आप अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ जाइए, आपको लगता है कि वो एथिकल था? बिल्कुल एथिकल था, क्योंकि 47 साल पहले आप जैसी, बिल्कुल एथिकल था क्योंकि 47 साल पहले आप जैसी महिलाएं वहां पर एक समान अधिकार के रूप में जीती थी, वुमन इक्वालिटी थी। और जैसे आप एक बड़े प्रेस्टीज के साथ जॉब करते हैं, वैसी वहां की महिलाएं थी। जस्ट डू लेट मी नो, क्या है वुमेन इक्वालिटी? मैडम, पहले 47 साल पहले वहां मिसाल दी जाती थी वुमन इक्वालिटी की और वुमन एम्पावरमेंट की, और आज 47 साल में वहां पर महिलाओं को ये हाल कर दिए गए हैं। और वहां की जो मानव अधिकार का जो रिकॉर्ड है वो तो बहुत बुरा है। मैडम, बार बार ये दिखाता है कि उन्होंने किस तरह से हिजबुल्लाह, डॉक्टर वहां की महिलाएं, वैज्ञानिक वहां की महिलाएं, घर से निकलती बाहर वहां की महिलाएं, मीनाक्षी जी कैसे हुआ? मीनाक्षी जी मैडम, वहां के बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, अमेरिका में कितने ही साइंटिस्ट हैं जो ईरान के बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट यहाँ पर आके काम करते हैं, क्योंकि वहां पर उनको काम नहीं करने दिया जाता है। वहां उनकी हालत बड़ी गंभीर है। और केवल अमेरिका से नहीं, मैं आपको कहूँ, सॉरी, केवल ईरान से नहीं, भारत से भी कम से कम 1 लाख से ज्यादा बच्चे अमेरिका आके पढ़ते हैं। अगर अमेरिका इनडायरेक्ट भारत से बहुत सारे बच्चे जाकर के मेडिकल की शिक्षा ईरान में ग्रहण करते हैं। भारत से बहुत सारे लोग ईरान जाकर के काम करते हैं, उसी तरीके से ईरान से बहुत सारे लोग जाकर के अमेरिका में काम करते होंगे। आप एथिकल लॉजिक लगाइएगा, उसके बाद मैं सुनती हूँ आपको। अब जरा श्याम सर कुछ कह रहे थे, सर आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए, उसके बाद मेजर जनरल सुधाकर जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये ईरान के माध्यम से दरअसल चाइना को घेरने की कोशिश की जा रही है? मैं आपका जवाब जरूर लूंगी इस सवाल पर। श्याम कुमार जी, थोड़ा सा छोटा रिएक्शन प्लीज। मैं दो बातें याद करा दूं जल्दी से। ऑपरेशन अर्न्स्ट बिल 14 अप्रैल 1988 को कुवैत के एक टैंकर को लेके अमेरिकन वारशिप इसी रास्ते से बाहर जा रहा था। माइंस लगाए हुए थे ईरान ने उस समय, और वो कुवैत के आगे आगे चल रहा था। अब होने वाला है सब, कभी भी हो सकता है। तो वो टकरा गया और 26 सेलर बुरी तरह घायल हुए। बड़ी अच्छी करतब के साथ वारशिप कैप्टन ने फायर फाइटिंग की, बचाया। और 18 अप्रैल 1988 को ऑपरेशन लॉन्च किया उन्होंने, और उसके साथ उन्होंने पूरी नेवी करीब करीब एनिहिलेट कर दी 1988 में। और उसके बाद इराक ईरान बंद हुआ। दूसरा, USS वेनेसेंस उसी एरिया में खड़ा था उसी समय, और ईरान से एक जहाज जा रहा था तेहरान से बंदर अब्बास होते हुए दुबई, उसको गलत आइडेंटिफिकेशन के कारण मारा गया। 655 ईरानियन एयरक्राफ्ट, सारे पैसेंजर मारे गए। आज तक अमेरिका ने यह नहीं कहा कि ये गलती से मारा गया। ये बताता है कि ऐसे युद्ध में कोलेटरल डैमेजेस इतने हुए पहले भी। ये 40 साल का इतिहास है, आज नहीं हो रही लड़ाई है। जब मैं आपको कहता हूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की लाइन टो कर रहे हैं ट्रंप, पूरी तैयारी से आए हैं, और दूसरी तैयारी से आए हैं, मिशन मोड में है अब।
ग्राउंड टेरर ऑन वार पे अब नहीं जाएगा अमेरिका। अफगानिस्तान से निकलने के बाद उनकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन चेंज हो गई है। वेनेजुला से उठाते हैं, यूक्रेन से Correct. हट जाते हैं, Correct. नाटो फौजें हटाते हैं, यहां भी सिर्फ आएंगे और चले जाएंगे, वो नहीं रुकेंगे। ये स्ट्रैटेजी है अमेरिका की। उस तरह से जनरल क्रिस्टोफर को लाया गया है, उस तरह से जनरल जॉर्ज को हटाया गया है और इसीलिए एडमिरल ब्रैड कूपर को लाया गया है। ये दूसरा तरीका है, दूर से आएंगे। 47 कंट्रीज वहां खड़े हैं उनके साथ चुपचाप, जिनके साथ 4 सालों से इन्होंने संबंध बनाए हैं। इजराइल को यूकॉम से निकाल के सेंट्रल कॉम में लाया गया है। सारी ब्रीफिंग अटेंड की है उन्होंने, पूरी तैयारी की है। रोबोटिक्स, अंडर वाटर एयरक्राफ्ट, रिपर्स, ड्रोन और ऊपर से इनविजिबल चीजों को पकड़ने वाले लोग, और उसके बाद अवाक्स, उसके बाद एयरबोर्न कंट्रोल, और जब डी डे आएगा, जब डूम्सडे आएगा, तो वो पासानु की बात भी वो कर रहे हैं। तो ये नेवल पॉस्चरिंग है। बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास बहुत सारी चीजें कहने की है। मैंने आपको याद कराया ऑपरेशंस जो यहाँ हो चुका है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, हम उसको फॉलो कर रहे हैं एक एक करके। बिल्कुल पूरी बिल्कुल तरह सर, से जापान को हमारे लेकर के पास 45 साल 1945 में जो हुआ उस पर आखिरकार माफी कब मांग ली? जरा सर मुझे ये बताइएगा सर, मेजर जनरल सुधाकर जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि क्या ईरान के बहाने चीन की घेराबंदी करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा परमित जी की तरफ से कहा भी गया था कि मलाक्का स्ट्रेट को लेकर के इंडोनेशिया के साथ खास तौर पर जो डील हुई है अमेरिका की, उसके माध्यम से कॉम्पिटिटर को भी रास्ते से हटाने की शुरुआत कर दी गई है? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। ये पूरा जो गेम है ये चाइना को धीरे धीरे कंटेनमेंट, काउंटर और कंटेस्टेशन के फेज, एक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज, तो कंटेन किया जा रहा है, लेकिन बोला नहीं जा रहा है। क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को इस तरह बनाया गया है इस बार, ये कोई साल, करीब 2 डिकेड 20-25 साल के बाद इस किस्म की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अमेरिका का बना है, जिसमें पहली बार चाइना को दुश्मन नहीं कह रहे हैं, चाइना को बल्कि इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि आप ताइवान को जो करना है कर लो, लेकिन आप अटलांटिक पार करके हमारा जो मोनरो डॉक्ट्रिन है उसके ऊपर दखल अंदाज नहीं करेंगे। इसको समझना निहायत आवश्यक है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप अगर किया है तो किस लिए किया है? उसका कोई कारण है। कारण ये है, मैं बार बार मल्टीपल चैनल में ये बता चुका हूँ, एक थ्यूसिडाइड डॉक्ट्रिन है। थ्यूसिडाइड एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, उनका ये कहना था कि कोई भी एकम्प्लिश्ड पावर अपना पावर को हराना नहीं चाहेगा, सुप्रीमेसी और अथॉरिटी को हराना नहीं चाहेगा, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी एकम्प्लिश्ड पावर है, ये ग्रोइंग पावर को कभी अपने एडी तक या घुटने तक आने की अलाउ नहीं करेगा। तो ये जो 2 चीजें मैं बता रहा हूं, उसको कीप इट इन द बैक ऑफ योर माइंड। ये जो सुपर पावर है, ये इतना जल्दी कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं बनने जा रहा है। ये 50 साल, 75, हो सकता है 100 साल खींच जाए। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि इनका जो डोमिनेंस पहले था, ग्लोबल डोमिनेंस अभी भी है, इसको रिस्टोर एंटी करने के लिए, जैसे पहले आपका ईस्ट एशिया में काफी डोमिनेंट, साउथ चाइना सी में डोमिनेंट उनका फुटप्रिंट हुआ करता था, लेकिन कम 80s उन्होंने छोड़ के आ गया कम मिडिल ईस्ट को 2021 को छोड़ के आ गए, क्योंकि तेल का वो प्रोड्यूस करने लगे। इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग। सो कमिंग बैक टू योर आंसर, आज के दिन में चाइना को जब हमने एक मॉडल के आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग हब बना रखे हैं पिछले 40 साल से, इसने अपना डोमिनेंस को जगह जगह, चाहे आप लैटिन अमेरिका बोलते हैं या अमेरिका के अंदर बोलते हैं या कनाडा या अफ्रीका या यूरोप, कोई भी देश 120 कंट्रीज के साथ वो ट्रेड करता है। 109 से 111 देशों के साथ उनका ट्रेड सरप्लस चल रहा है अभी। अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड सरप्लस है, पहली बार उन्होंने ओवरटेक किया है अमेरिका। सो बोलना ये चाह रहा हूं कि आज के दिन में चाइना का डोमिनेंस काफी बढ़ती जा रही है, जिसको वो कंटेन करने के लिए यूएसए काफी जोरदार कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने का सिर्फ एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? उसको कहते हैं पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर की वजह से यूएसए सुपर पावर बना था, सुपर पावर बरकरार रहा। पेट्रो डॉलर का वैल्यू और यूएई जो ये कह रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। यूएई की तरफ से जो पेट्रो डॉलर पर ये कहा जा रहा है कि उसे स्वैप कर देना चाहिए युआन के साथ, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा और मुश्किलें खड़ी करेगा अमेरिका के लिए। परमित, आप कुछ कह रहे थे? इसी को मैं जनरल साहब की बात को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड। हाँ, Can I complete my sentence? जी Allow जी me? जी, प्लीज प्लीज प्लीज। पेट्रोडॉलर इज ग्रेजुअली ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स पेट्रो युआन। पेट्रो युआन का जो ट्रांजैक्शन अभी बढ़ती जा रही है,
आज के दिन में मैं इकोनॉमिक टाइम्स जो स्पेशलिस्ट हैं, डोमेन एक्सपर्ट, वो कह रहे हैं 20% डोमिन पीक पीरियड में, एट द टाइम ऑफ द पीक डोमिनेंस ऑफ डॉलर एज ए इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी, ये 86% डोमिनेंस हुआ करता था। पेंडेमिक के टाइम में ये 54% में आ गया। और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो एनालिसिस है वो कहते हैं कि 50% से नीचे जिस दिन जाएगा एज ए इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी, it becomes a kind of a irreversible phenomena. That will be the turning point as far as the dollar dominance is concerned. आज के दिन में 3 करेंसीज मेजरली, वन इज डॉलर, यूएस डॉलर, सेकंड इज यूरो एंड थर्ड इज येन। डॉलर का डोमिनेंस 58% पे स्टेबलाइज हो रखा है। दूसरा चीज आप ध्यान रखिएगा, जो बार बार आप सवाल कह रहे हैं, अमेरिका इज नॉट इन अ हेल्दी पोजीशन। डोनाल्ड ट्रंप, ही इज कॉट इन अ एस्केलेशन एंट्रैपमेंट। वो जल्दी निकलना चाह रहे हैं यहाँ से, इसलिए निकलना चाहते हैं क्योंकि उनको अभी आज के दिन में कोई एग्जिट, ऑनरेबल एग्जिट नहीं मिल रहा है, एग्जिट विद विक्ट्री नहीं मिल रहा है। जो वो विक्ट्री बोल रहे हैं वो एक्चुअली विक्ट्री नहीं है। हाँ, क्योंकि बार बार इस युद्ध में कई बार इस बात को लेकर के कहा भी गया कि हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है परमित, प्लीज छोटा सा आंसर। नहीं मैडम, देखिए इन्हीं के बात को मैं एक्सटेंड करना चाहूंगा कि डॉलर डोमिनेंस की जो बात थे, अमेरिका हैज प्रूवन दैट डॉलर डोमिनेंस इज गोइंग टू कंटिन्यू। अभी जब 50 दिन में जब क्राइसिस थी पूरी दुनिया में, या क्राइसिस चल रही है, अगेंस्ट एवरी सिंगल करेंसी डॉलर हैज बिकम स्ट्रॉन्गर। अमेरिका खुद वॉर में है, अमेरिका दिन का $1 बिलियन खर्चा कर रहा है, लेकिन डॉलर स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि दुनिया की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डॉलर पे आज भी विश्वास है। दूसरा, आई गो बैक टू द मिलिट्री डोमिनेंस। मिलिट्री डोमिनेंस में आज पाकिस्तान अमेरिका के कदमों में क्यों आया? क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने देखा कि 4 दिन में कैसे भारत की सेना ने उसके पूरे एयर डिफेंस को नेस्तनाबूद कर दिया, जो उसको रशिया और चाइना ने प्रोवाइड किया था। तो उसके पास अल्टरनेटिव यही था कि भाई जो सुप्रीम पावर है, जिसके पास वाकई शक्ति है, उसके कदमों में जाऊं, और वो तुरंत अमेरिका की तरफ ग्रेविटेट हुआ। वेनेजुएला को पूरा सिस्टम चाइना और रशिया ने दिया था, वो पूरा एक्सपोज हो गया। एक दिन के अंदर उनके राष्ट्रपति को अमेरिका अपने पास लेके आया। पनामा कैनल में चाइना ने अपनी थोड़ी दादागिरी दिखाई थी, लेकिन पनामा कैनल आज अमेरिका के कंट्रोल में आया है। ये भी ईरान में अगर डॉलर को मजबूत करना है तो ये युद्ध चलते रहना चाहिए, क्योंकि जब जब दुनिया में कुछ अच्छा होना शुरू होता है, ब्रिक्स ये कहता है कि हम अपनी करेंसी लाएंगे, उसमें जाकर के हम बिजनेस करेंगे, तो तब उन पर टैरिफ की मार झेलने के लिए उन पर बड़े बड़े टैरिफ लगा दिए जाते हैं, क्योंकि उससे तो डॉलर को नुकसान होगा। और अगर डॉलर को नुकसान होगा तो ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कभी सपना सच हो नहीं पाएगा। अब मेजर जनरल संजय सोई सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि यूएई रशिया से भी बातचीत कर रहा है, चाइना से भी बातचीत कर रहा है, वो पेट्रो डॉलर के लिए स्वैप करने की भी बात कर रहा है युआन से, तो ये यूएई का मोह भंग क्यों होने लग गया है अमेरिका से? देखिए, इस समय में जो सिचुएशन है, इस समय में यूएई और सऊदी अरेबिया का कहीं ना कहीं कुछ अलग तिरछा आंकड़ा नजर आ रहा है, चाहे वो यमन के चक्कर में हो या फिर इनके आपसी इंटरेस्ट जो है वो देखे जाए। क्योंकि पाकिस्तान अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया के साथ काफी क्लोज आता जा रहा है, और यूएई इस समय में भारत के साथ में उनके संबंध काफी बेहतर है। तो यूएई एक आज ग्रोइंग स्टेट है, एक इंडिपेंडेंट उनकी सोच है, और एक धार्मिक कट्टरता से अलग है। और वो आज देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्या आगे ऑल्टरनेट हो सकता है। इस युद्ध में उन्होंने अगर काफी सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाया है, फाइनेंशियल नुकसान, और जो उनकी ग्रोथ का जो इफेक्ट हो रहा है वो आज यूएई के ऊपर हो रहा है, जो अमेरिका की सुरक्षा के ऊपर डिपेंडेंट था। शायद उन्हें लगा कि आज उनको पूरी तरह से सुरक्षा नहीं मिली है, क्योंकि वो जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट वहां से निकल रहा है, जिस प्रकार से वहां पर प्रॉपर्टी की कीमतें डाउन हुई है, जिस प्रकार से जो आगे का उनका ग्रोथ चार्ट बना हुआ था, वो चार्ट पे काफी इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये आज वो सोच रहे हैं कि और क्या ऑल्टरनेट है। जैसा कि मकुड़े साहब ने बताया था कि चाइना को हटाने वाली बातें, चाइना इस समय में साइड लाइन से चुपचाप देखता रहा कि कहाँ पे किस प्रकार से मैं इस युद्ध को लंबा खिंचवा दूं, किस प्रकार से इस में ईरान की मदद करूं, और किस प्रकार से मध्य पूर्व के इलाके में अपने पैर पसारूं। अगर ये ईरान जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान, जैसे मैं पहले कई जगह कहा है, कि चाइना और रशिया दोनों ही नहीं चाहेंगे कि ईरान जो है अमेरिका के साथ संधि करे, अमेरिका की शर्तों पर संधि करे, शांति से हो जाए, लेकिन अमेरिका की शर्तों पर संधि करे। क्योंकि एक आखिरी देश बचा है मध्य पूर्व में जहाँ पे चाइना और रशिया है। अगर देखा जाए, ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये 4 देशों का जो संगठन है
वहां पर ईरान निकल जाता तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये लोग नहीं चाहेंगे कि वहां से ईरान किस प्रकार से, रशिया को ईरान ने किस प्रकार से मदद दी है रशिया यूक्रेन के युद्ध में। चाइना का काफी इन्वेस्टमेंट, $400 बिलियन का चाइना इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग चल रहा है, काफी तक किया भी उन्होंने। साथ साथ में चाइना के हथियार है, और चाइना उनका 90% तेल खरीदता है। ईरान को वो पेमेंट फी युआन में होती है, जो पेट्रो डॉलर के ऊपर भी इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से भी अमेरिका खपा है। तो कहीं ना कहीं चाइना के इफेक्ट को खत्म करने के लिए भी, जैसा कि बाकी स्पीकर्स ने कहा, मैं उस चीज से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये भी एक एंगल, बहुत बड़ा एंगल है। मीनाक्षी जी। जी बिल्कुल। मोहम्मद हुसैन, ऐसा लग रहा है कि हॉर्मुज में जो नाकेबंदी की है उसमें ईरान को घर के अंदर लॉक करके बाहर से ताला लगा दिया गया है। अब आपके पास और बचा क्या? अगर आपको उस ताले की चाबी चाहिए तो आपको ईरान को अमेरिका की शर्तों पर आना होगा, और नहीं आएगा तो हर दिन जो करोड़ों का आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है, वो भी इस त्रासदी में, तो वो नुकसान और ज्यादा बढ़ते जाएगा। अब ऑप्शन क्या है आपके पास? 2 पॉइंट मैं कहूंगा। जो आपने चाइना वाला पहले सवाल पूछा था उसके जवाब में कहूं कि हो सकता है कि अमेरिका चाइना को कंट्रोल करने के लिए आया था, लेकिन ईरान के ऊपर हमला करना उसने एक बहुत बड़ी गलती किया है और उसके गले की हड्डी बन गया है। न सिर्फ ये कि वो शायद अपने चाइना वाले मकसद में कामयाब नहीं होगा, बल्कि वेस्टर्न मीडिया और इवन अमेरिकन मीडिया ये कहने लगा है कि अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके नेवल का नुकसान हुआ है, उसकी एयरफोर्स का नुकसान हुआ है, उसके ड्रोन्स का नुकसान हुआ है, और पेट्रो डॉलर वाला जो सिस्टम वो चलाते थे, वो सिस्टम में भी ईरान ने कहीं पे युआन का जो पॉइंट जिक्र किया है, तो अमेरिका का नुकसान बहुत हुआ है। और शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका अपनी इकोनॉमी के साथ डूबेगा, वेस्टर्न मीडिया भी ये कह रहा है। रहा यह कि ईरान को चारों तरफ से घेर लिया गया है और उसको यहाँ पर भी उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को रोका जा रहा है। ये वाली बात भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया में इवन लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के 13 से ज्यादा बेसिस को तहस नहस करके और इसराइल के ऊपर एक दिन में 200 के करीब में मिसाइल मार के ये बता दिया है कि इतना सक्षम और इतना पावरफुल है कि जो भी इनकी नेवी नजदीक आएगी ईरान, अगर सीज फायर का जमाना ना होता तो अब भी उनको मारता। लेकिन ईरान नैतिकता की बुनियाद के ऊपर उन पर अभी हमला नहीं कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब उनके बेसिस को, और इसराइल के जिसका आयरन डोम है, जिसको सो कॉल्ड आयरन डोम, जब उसके बावजूद उसको मार सकता है, तो इनकी नेवी को भी ईरान मारने में सक्षम है और मार सकता है। कल रात में भी IRGC का जो बयान आया है, बहुत इंटरेस्टिंग बयान है, उसका तर्जुमा मैं आपको बताना चाहूंगा। और उन्होंने ये क्लियर कहा है कि जिस वक्त ईरान के वेसल के ऊपर हमला हुआ है, हमने फौरन सोचा हमला करेंगे और हम हमले के लिए तैयार हैं और जल्द अज जल्द बदला भी लेंगे। लेकिन कल रात में हमने हमला नहीं किया। क्यों नहीं किया उसकी वजह उन्होंने बताया, क्योंकि कुछ जो क्रूज मेंबर्स थे उनकी फैमिली के लोग उसमें थे जो ईरान का वेसल था, तो वो ये नहीं चाहते हैं कि फैमिलीज को नुकसान हो, इसलिए हमला नहीं किया। वरना ईरान ने अपने सक्षम होने को पिछले 50 दिन में एक बार से ज्यादा बताया है। और सिर्फ लास्ट पॉइंट, और अपनी बात को यहाँ रोकूंगा, और वो पॉइंट ये कि थोड़ी देर पहले जो परमित लास्ट पॉइंट मकोड़े जी जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 130 को अगर मारा भी है तो वो गलती से मारा है। सुपर पावर से इतनी बड़ी गलती और 200 बार से ज्यादा गलती कि स्कूल्स के ऊपर और हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, खुद मजाक उड़ा रहे हैं ये अपनी नेवी का, खुद मजाक उड़ा रहे हैं अपनी आर्मी का। और फिर देख से ज्यादा चमचा गरम हिंदी में और उर्दू में एक कहावत इस्तेमाल होती है और उसमें यह बताया जाता है, जब पैट हेग्सेट, जो आपने खुद कोट किया था थोड़ी देर पहले, कि पैट हेग्सेट कबूल कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, परमित जी अगर और मगर के साथ कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, तो इसको हमारी उर्दू और हिंदी जबान में कहते हैं देख से ज्यादा चमचा गरम। वो अपनी गलती कबूल कर रहा है और आप अपनी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये बहुत शर्मनाक है। ठीक है परमित। मैडम, ये जो हिजबुल्ला, हमास, हुती और इनको जो ईरान फंड करता है, इनको टॉपिक पे जवाब नहीं देंगे आप टॉपिक पे जवाब नहीं देंगे ना। स्कूल का आपने जवाब दिया, ईरान स्कूल का आपने जवाब दिया। हम तो स्कूल का जवाब यही है कि जब आप ह्यूमन शील्ड के रूप में बच्चे और महिलाओं को यूज करोगे कि तो गलती से कभी एक्सीडेंटल डेथ होती है। तो वही बोल रहे हैं भाई, अमेरिका has already said that if these kind of incidents happens, we are very regretful. अमेरिका बिल्कुल उसके लिए रिग्रेट करता है और हमारे सामान्य आदमी भी रिग्रेट करता है। मकोड़े जी, नॉट इफ एंड बट, फैक्ट को तो मानिए, फैक्ट को मानिए। इफ एंड बट के साथ बात करके कब तक के मुंह छुपाएंगे? आप जब 25,000 लोगों से ज्यादा आपके खुद के प्रोटेस्टर्स को और महिलाओं को यहाँ पर कितनी वहां पर लाशें आई है जहां पर उनके न्यूज, ये वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा को मत चलाइए, वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा को मत चलाइए। 20 साल से ज्यादा से मैं ईरान में रहता हूं,
20 साल से ज्यादा जो हिजाब का आप कॉन्सेप्ट वहां बैठकर चलाते हैं वो हम लोगों ने देखा नहीं है। अमेरिका के लोग जो ईरानी लोग जो अमेरिका में हैं वो इस तरह की बातें उस रजीम के बारे में करते हैं। आप आईआरजीसी की जो हैसियत है उसको भी डिफेंड मत कीजिए। हिजबुल्लाह, हमास और उन्होंने किस तरह से पूरी दुनिया में वहशियत की है उसको आप बिल्कुल किसी प्रकार से डिफेंड मत कीजिए। वो तो कश्मीर को भी भारत से अलग होने में सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान और ईरान ये दोनों ही देश ऐसे हैं कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और हिंदुस्तान और ऐसे कई मुल्कों को परेशान करते हैं। तो आप टेररिस्ट नेटवर्क को सुपर पावर सपोर्ट करने वाले सबसे पहले सुपर पावर ने 400 से ज्यादा स्कूल हॉस्पिटल पर हमला किया है सो कॉल्ड, और फिर साथ साथ में आईआरजीसी का एक नहीं बता सकते हैं। और जिसको इंडिया टेररिस्ट नहीं मानता है, आप इंडियन चैनल के ऊपर बैठकर उसको टेररिस्ट नहीं कह सकते हैं। इंडिया जिसको टेररिस्ट नहीं मानता आप उसको नहीं कह सकते हैं। देखिए, अमेरिका दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन है। अमेरिका का सच्चा दोस्त इजराइल है। आपने इजराइल में जाके 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑफिशियली टेररिस्ट नहीं मानता है। मकोड़े जी इंडियन चैनल को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर बयान कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडियन चैनल को अमेरिका और हिंदुस्तान की वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के लिए है तो वो बता रहे हैं कि वहां के लिए क्या है। जी श्याम सर, देखिए ईरान सुलेमान जी और मोकरी साहब के लिए मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों के हमारा ईरान भी दोस्त है और अमेरिका भी दोस्त है। हम तो आकलन कर रहे हैं। नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर से ही। मैं आपको एक बात बताता हूं और प्रश्न करता हूं जरा कि अगर अमेरिका यहां से आज अपनी सेना हटा लेता है और कहता है कि तुम टोल टैक्स दो और 2 रास्ते बनाओ, लद्दाख की खाड़ी से घुसोगे, लद्दाख से घुसोगे और बाहर निकलोगे, मतलब कतार, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया के कोई वारशिप बिना विजिट और सर्च के नहीं जा सकेंगे अंदर। तो क्या ये मंजूर होगा गल्फ कंट्रीज को? तो क्या होगा इसका ईमान? फाइनली ईरान को फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से वो सेनाएं आएंगी और ये अपसाइड्स भी होगा। यूरोपियन यूनियन भी आएंगे। टोल टैक्स लोगों को पहले इकोनॉमिकली प्रभावित करेगा, दूसरे अगर आप घुसने ही नहीं दोगे खाड़ी में ये 4 कंट्रीज को और उनकी विजिट करोगे, बोर्ड करोगे, सर्च करोगे, तो वो जाएंगे कैसे लद्दाख की खाड़ी के बगल से? तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। आप सोचिए ना कहां तक पासा जा रहा है, तो ये बचेगा कैसे युद्ध? तो आप समझ लीजिए जुगलर वेन पकड़ लिया है। शैकल बाय मिरेकल करने वाला है अमेरिका। स्लो बीडिंग डेथ पहले अनिलेट किया गया है और अब ये हो रहा है। मैं इसको सॉफ्टनिंग द बीच कहता हूं और पूरा बीच ईरान है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब ये पूरी लड़ाई ईगो पर आकर के टिक गई है। सुधाकर जी, टाइम है आपके पास मैडम? या मैं बिल्कुल है सर, बोलिए। अभी बहुत टाइम है। नहीं तो मैं अभी बहुत टाइम है सर, अभी बहुत टाइम है। ओके, मैं चंद चीजों को क्लैरिफाई करना चाहता हूं, नहीं तो आपके प्रोग्राम के जरिए से गलत मैसेज जा रहा है जो ऑडियंस है। JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को सही समझना निहायत आवश्यक है। ये पूरा जो कंप्लीट ड्रामा चल रहा है यूएसए की तरफ से, इजराइल की तरफ से, उसका एक केंद्र बिंदु है, वो है JCPOA। JCPOA क्या था? ये बहुत कोशिश करने के बाद 2, 2.5 साल 3 साल लग गया, तब जाके एग्रीमेंट हुई थी 2015 को। ये सीमित किया था ईरान जो है 3.67% एनरिचमेंट से ऊपर नहीं जाएगा, एक्सेप्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 20% था। वाई 3.67? ये लोगों को समझना है कि यूरेनियम नेचुरल फॉर्म में मिलता है, उसका एनरिचमेंट परसेंटेज होता है 0.7% और उसको प्रोसेस करके जब एनरिच किया जाता है 3 to 5% के जो ब्रैकेट है विंडो, उसमें एनर्जी एंड पावर जनरेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 20% में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। उसके ऊपर जब जाते हैं वो वेपन ग्रेड 60 एंड मोर वेपन ग्रेड माना जाता है। 2015 को ईरान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो 3-4 चीजें बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट थे। नंबर 1, उसका एनरिचमेंट 3.67% होगा। नंबर 2, उनका जो क्वांटम है स्टॉक पाइल 202 किलोग्राम होंगे, ज्यादा नहीं होगा। नंबर 3, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक वॉचडॉग के तौर पे उसको मॉनिटर करेगा, टाइम टू टाइम सर्टिफाई करेगा और रिपोर्ट देते रहेगा कोई उल्टा सीधा अगर काम होता है। और इसी तरह एक और पॉइंट है 97% ले लो, उसका जो स्टॉक पाइल है इसको एलिमिनेट किया जाएगा। ये 2018 तक ठीक ठाक चलते रहा। 2018 को जब डोनाल्ड ट्रंप आए प्रेसिडेंट बनके, अचानक विदाउट एनी राइम और रीजन, नो जस्टिफिकेशन आस्क्ड,
उनको कोई खबर दिया होगा नेतान्याहू कि भाई ये डच के साथ मिलके कुछ बना रहे हैं, अपना परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बार बार कहते रहा कि इनका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोई इरादा नहीं है, ना वो बना रहे हैं। 2018 के बाद जैसे ही उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जस्ट अ मिनट, लेट मी फिनिश, आई हैव नॉट इंटरप्टेड यू मिस्टर व्हाटएवर योर नेम इज, काइंडली लिसन टू मी। 2018 के बाद 2024 दिसंबर तक हुआ क्या, ये जो एनरिच्ड परसेंटेज था और क्वांटम था, ये एनरिच्ड परसेंटेज वेंट अप टू 60% और मोर। मेरे पास जो स्टडी में रिसर्च किया हो, it has reached a figure of 87.7%. It may be wrong, but it is 1% more than the little boy which was dropped in Hiroshima way back in 1945. Okay, so this is my study saying. नंबर 2, क्वांटम जो है 202 किलोग्राम की जगह ये 10,000 kg से ऊपर हो गया है। नंबर 3, इनका जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो वॉचडॉग का काम कर रहे थे, ये भी पिछले 9 महीने से देखभाल करना बंद कर दिए हैं। और एटॉम बम बनाने के लिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की जरूरत है। अगर ये एनरिचमेंट कैपेबिलिटी है, मैं तो कहूंगा इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप उसको कोई रोकथाम का कदम ना उठा के उनको तो एनकरेज किया है ईरान को लो भाई आप बनाइए उसको। मेरा एक पॉइंट को ये बताना था। दूसरा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछे थे जनरल सोई साहब को कि यूएई को क्या हो गया, अचानक वो अमेरिका के खिलाफ क्यों दिखा रहा है सिग्नेचर। मैं 3 चीजों को हाईलाइट करना चाहता हूं। अभी ये जो 40 दिन की लड़ाई 8 अप्रैल 2026 तक मैं गिनती कर रहा हूं, इसमें 3 हाईलाइट्स हैं। नंबर 1, एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, मैं कोई किसी के साइड के नहीं बोल रहा हूं, कि ये जो अमेरिका हैज डेमोन्स्ट्रेटेड लिमिट्स ऑफ पावर, इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा, व्याख्या करने के लिए समय नहीं है। नंबर 2, पहले जो उनका मोनोपोली था टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, ये मोनोपोली धीरे धीरे कम होने लगा है। और चाइना जो है इंपॉर्टेंटली ये प्रोवाइड करने लगा है ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी, एडवांस वेपन, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड प्लेटफॉर्म, बैंकिंग चैनल्स, शिपिंग लाइंस और ड्यूल बेस्ड आइटम्स। और चौथा पॉइंट यही पे मैं कहना चाहता हूं कि ये जो वेस्टर्न हेगेमोनी अभी तक था, ये धीरे धीरे लुप्त होने लगा है। इसके बाद आप अपना अंदाज लगा सकते हैं कि जो फोर्स उनको प्रोटेक्शन के लिए वहां रखे गए थे, वो तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, बल्कि उनको दे मेड अ टारगेट, दे अट्रैक्टेड मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, एंड ड्रोन वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन एसिमेट्रिक डेटरेंस। कम खर्चे का जो 20,000 ड्रोन है, उसको नाकारा करने के लिए आपको 1 से 3 मिसाइल की जरूरत है, जिसका कॉस्ट आ जाता है $12 मिलियन। एक इंटरसेप्टर बनाने के लिए 1.5 से 3 साल लगता है, कॉस्ट है $1.1 to $11.1 मिलियन। आपके पास पेट्रोट मिसाइल के शॉर्टफॉल है। टॉमहॉक बनाता है यूएस डिफेंस इंडस्ट्री 84 टॉमहॉक इन 1 ईयर, और इसका पहला 16 दिन के अंदर। सर अब उन्होंने वैसे भी जिस कंपनी के साथ वो ट्रेड कर रहे थे, उसे उन्होंने और ज्यादा मिसाइल बनाने के लिए भी कह दिया है। सर वैसे तो वक्त समाप्ति का हो गया। संजय सोई सर, एक तुरंत से खबर आई है कि इस्माइल बघाई कह रहे हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान में जो वार्ता होगी, ट्रंप कह रहे हैं कि उस पर डील हम साइन करवा लेंगे। बस थोड़ा सा छोटा सा एक जवाब चाहूंगे सर। बिल्कुल, देखिए इसमें उम्मीद मुझे सुबह से थी कि ईरान नहीं आएगा, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, और ट्रंप अपनी धमकी देते रहेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। मतलब मुझे तो इस समय में हालात बिल्कुल नाजुक है। 22 तारीख को सर फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा क्या? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने अपनी तैयारी पूरी की है और ईरान ने भी तैयारी अपनी पूरी की। दोनों कमर कस के तैयार है। बिल्कुल, और वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे 22 तारीख का, क्योंकि दुनिया के सामने ये जो पर्दा उन्होंने डाला था 21 तारीख तक का, वो 22 को किस तरीके से उन्हें खोलना है, उसके पहले उन्होंने पूरा एक बैकग्राउंड तैयार किया कि अमेरिका भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन ईरान आना नहीं चाहता है। लेकिन उसके पीछे क्या किया है हॉर्मुज को लेकर के पूरी दुनिया जानती है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल रुपये छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।